नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और दोस्तों मेरे पीछे आप एक इंपॉर्टेंट फोटो देख रहे होंगे जहां पर पीएम मोदी द्वारकाधीश मंदिर गए हैं गुजरात के अंदर और अंडर वाटर जाकर यानी कि समुद्र के नीचे जाकर इन्होंने पूजा अर्चना की है, यहां पर भगवान की पूजा की है। और इसके बाद आपने इनका ट्वीट भी देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के थ्रू पीएम मोदी पानी के नीचे गए और यहाँ पर पूजा अर्चना इन्होंने की। और ये पूरा मामला जो है ये आपको द्वारका से जुड़ा हुआ दिखेगा गुजरात के अंदर। और द्वारका के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया गया, साथ ही में यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया सुदर्शन सेतु का, जो कि गुजरात का एक केबल्ड वायर आपको ब्रिज दिखेगा जिसको सिग्नेचर ब्रिज भी कहा गया। और ये जो है इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज माना गया है और सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। और अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है, आप देख सकते हैं इस फोटो में सिग्नेचर ब्रिज को, सुदर्शन सेतु जो कि गुजरात के अंदर हाल ही में इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। इस ब्रिज के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और उसके अंदर हमने इस ब्रिज के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर किया है। साथ में दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज कैसे अलग है इस ब्रिज से, उसके अलावा बांद्रा वर्ली सी लिंक, उसके अंदर भी आपको ऐसे ही केबल स्टेड जो डेक्स हैं वो होल्ड मिलेंगे ब्रिज के अंदर, तो वहां पर भी तार वाला ब्रिज दिखेगा, वो इससे कैसे अलग है, ये सारी बातें हमने उस वीडियो में कवर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। यहां पर शुरू करते हैं। जब ये सारी बात हुई, यहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, पीएम मोदी ने जाकर पूजा अर्चना की समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जाके, तो यहां पर जो दोबारा से चर्चा में आई एक चीज जो इंटरेस्टिंग है वो है कि द्वारकाधीश और द्वारका नगरी का। दोस्तों ये माना जाता है भारत के अंदर कि हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर लिखा गया है कि श्री कृष्ण ने द्वारका के अंदर एक नगरी बसाई थी, द्वारका नगरी जिसे कहा जाता है। और वहां पर वो नगरी जो बसाई गई थी बाद में वो समुद्र के नीचे, पानी के नीचे डूब जाती है, जलमग्न हो जाती है। और ऐसे में इस पर कई बार चर्चा का विषय ये जो पूरा मामला है रहता है और ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि भाई वहां पर एक्चुअल में वो नगरी थी, द्वारका वहां पर थी या नहीं थी, पानी में डूब गई तो नीचे कुछ मिला या नहीं मिला, कुछ बचा हुआ है। तो ऐसे कई बार साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर भी कोशिश की गई है, उनको यहां पर जानते हैं कि जब जब खोज की गई एक्सकेवेशन के द्वारा पानी के नीचे, पानी के ऊपर, तो हमें क्या क्या सबूत मिले, क्या बातें हैं जो साइंटिफिक स्टडीज में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स वगैरह में ये बातें कही गई है। तो द्वारका नगरी के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर जो स्टडीज है वो क्या कहती हैं। ठीक है, आस्था का विषय है। आस्था के विषय की अगर बात करें तो यहाँ पर आस्था के आधार पर माना जाता है द्वारका नगरी यहाँ पर थी, कई हजारों साल पहले यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंसेस को देखें तो क्या वहां पर कुछ बचा हुआ है, कुछ सबूत ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे, स्टडीज क्या कहती हैं। तो अगर बात करें स्क्रिप्चर्स में और कल्चर के हिसाब से देखें कि द्वारका नगरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट कहानी है वो क्या है, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मामा कंस का वध किया उसके बाद वो मथुरा से चले गए और फिर उन्होंने द्वारका में जाकर अपने पूरी क्लैन के साथ, वो यादव क्लैन के साथ द्वारका चले गए और वहां पर उन्होंने एक सेपरेट नगरी बसाई जिसे कहा गया द्वारका नगरी। और इसको बसाने के लिए 12 योजन जमीन जो है वो रिक्लेम करी समुद्र से, यानी कि समुद्र का पानी जहां पर था वहां से 12 योजन जमीन निकाली गई। और इसका रेफरेंसेस आपको, इस नगरी का रेफरेंसेस आपको विष्णु पुराण के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां पर विष्णु पुराण कहती है कि द्वारका जो नगरी है ये, इसमें सुंदर गार्डन्स आपको मिलेंगे, तालाब मिलेंगे, महल मिलेंगे, पैलेसेस, ये सब आपको मिलेंगे। और ये भी लिखा है यहां पर विष्णु पुराण में कि भाई ये जो नगरी है समुद्र के अंदर डूब जाती है, यानी कि जलमग्न हो जाती है आफ्टर श्री कृष्ण, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बाद ये नगरी जो है पानी के नीचे समा जाती है। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि आखिर लोकेशन क्या है। तो यहां पर देखिए गल्फ ऑफ कच्छ के पास आपको देखने को मिलेगी प्रेजेंट डे द्वारका, ठीक है, अरेबियन सी के पास आपको मिलती है। और ये जो द्वारका नगरी है, द्वारकाधीश, यहां पर मंदिर भी मिलेगा। और ये जो पूरा जो सिटी है ये कृष्णा पिलग्रिमेज सर्किट का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स बना रखे हैं, जैसे रामायण सर्किट आपको मिलेगा, बुद्धिस्ट सर्किट मिलेगा, जहां पर जो यात्री हैं, तीर्थयात्री, वो एक ट्रेन के थ्रू और इन सभी जगहों को, जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनको विजिट करते हैं, उनको घूमते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी प्लेसेस हैं, जितनी भी जगहें हैं, तीर्थ स्थान है, जैसे कि गोवर्धन है, कुरुक्षेत्र है, पुरी है, मथुरा है, सबको कनेक्ट करता है ये थीम बेस्ड सर्किट। और इसके अंदर आपको शामिल मिलेगा द्वारकाधीश का मंदिर, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो द्वारका सिटी है, द्वारकाधीश का मंदिर जहां पर है, इसके आसपास और इनसे जुड़ी हुई और भी चीजें मिलती हैं, जैसे और भी इंपॉर्टेंट आपको स्थल दिखते हैं, तीर्थ स्थल, जैसे कि बेट द्वारका और मूल द्वारका, ठीक है। और बेट द्वारका में ही आपने देखा होगा कि बेट द्वारका से ओखा तक ये जो ब्रिज है, अभी सुदर्शन सेतु बना है, ये बेट द्वारका से ओखा तक को जोड़ता है। तो ये भी आपको मैप पर अभी दिख जाएगा। अगर बात करें गुजरात की,
तो गुजरात का मैप आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है। यहां पर जब आप बिल्कुल यहां पर एक गुजरात की वेस्टर्न टिप पर जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसको जूम करने पर इस तरह से आपको ये पूरा मामला देखने को मिलता है। यहां पर आपको द्वारकाधीश टेम्पल देखने को मिलता है, द्वारका सिटी आपको यहां पर मिलती है, और इसी के आसपास बताया जाता है समुद्र में जलमग्न है द्वारका पुरानी नगरी। और अगर बात करें यहां पर ब्रिज जो बना था, वो ब्रिज यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा ओखा। इस पेनिनसुला मेनलैंड गुजरात का पार्ट है, और इधर आपको ये आइलैंड जो है, ठीक है, यहां पर इस आइलैंड पे मिलेगा बेट द्वारका। तो गुजरात का जो मेनलैंड पार्ट है, ओखा से बेट द्वारका में यहां पर जोड़ा गया था सुदर्शन ब्रिज के थ्रू, इस जगह को जोड़ा गया जो कि खुद एक तीर्थ स्थल है बेट द्वारका, ठीक है। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जगह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वारका यहाँ पर है और बेट द्वारका यहाँ पर है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अच्छा खासा, दोनों अलग अलग शहर हैं, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग प्लेसेस हैं, और दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस के मामले में। अगर यहाँ पर बात करें तो मान्यता यह है कि जो द्वारका सिटी है, द्वारका सिटी है, बाद में ये मान्यता भी देखने को मिलती है, बोला जाता है कि द्वारका सिटी का जो एरिया है यहाँ पर, ये भगवान श्री कृष्ण के जो पोते थे उनके द्वारा बाद में भगवान श्री कृष्ण की याद में बसाया गया था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें बेट द्वारका, तो बेट द्वारका एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण आकर रुके थे, जो ठहरे थे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर एक्चुअल में स्टे किया है वो बेट द्वारका है, ऐसी मान्यता यहां पर बताई जाती है। कुल मिला के अगर बात करें तो द्वारका दोनों ही श्री कृष्ण से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। अब अगर बात करें यहां पर कि द्वारका नगरी के बारे में हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं, इंसानों ने जब, जैसे मॉडर्न इंसानों ने यहां पर, जैसे ही मॉडर्न इंसानों से मेरा मतलब है जो हम जिस सभ्यता में रहते हैं पिछले 100-200 साल की जो कल्चर है हमारा, इसके अंदर क्या स्टडीज की गई है इंसानों के द्वारा कि लोकेशन एग्जैक्ट फाइंड की जाए द्वारका की। तो पहली बात तो दो सवाल खड़े होते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन द्वारका की कहां थी। जो रेफरेंस मिलते हैं कि द्वारका सिटी जो कि बसाई थी श्री कृष्ण ने, वो एक्चुअल में थी कहां। आज जिसे हम द्वारकाधीश जो जगह को कहते हैं, जो हमने अभी मैप पर देखा, क्या एग्जैक्टली यहीं पर द्वारका बसी थी पुरानी या कहीं और थी, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे अगर द्वारका यहां पर थी, जलमग्न जो द्वारका हो गई, तो फिर उसके बाद एक्सकेवेशन के थ्रू, साइंटिफिक स्टडीज के थ्रू क्या कोई सबूत मिलते हैं। हो सकता है सबूत समय के साथ नष्ट भी हो गए हों, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है कि कुछ वहां पर मिलता है या नहीं मिला, और अभी तक जो खोज की गई है उसमें क्या मिला है। तो यहां पर अगर बात करें शुरुआती दौर में जो स्टडीज सामने आती हैं वो आती है ग्रंथ को और स्क्रिप्चर्स को आधार बनाकर कि स्क्रिप्चर्स में और ग्रंथों में क्या लिखा है। उसके बाद फिर स्टडीज होंगी जमीनी स्तर पर, एक्सकेवेशन किया जाएगा, मंदिर के आसपास का जो एरिया है जमीन पर, वहां पर स्टडीज की जाएंगी। और थर्ड जो स्टडीज होंगी वो होगी अंडर वाटर, ठीक है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। तो सबसे पहली जो स्टडीज है, सबसे पुराने हमें स्टडीज के रेफरेंसेस मिलते हैं, वो मिलते हैं अर्लीस्ट रेफरेंसेस। उसमें से एक आपको 1904 का रेफरेंस देखने को मिलता है। 1904 का रेफरेंस जो बात करता है वो कैसे सामने आता है, दरअसल आलोक त्रिपाठी जी जो कि एडिशनल डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, इन्होंने एक पेपर लिखा, इसका नाम था एक्सकेवेशंस एट द्वारका 2007, और 2013 में पब्लिश होता है। तो ये पेपर यहां पर इन्होंने लिखा, इस पेपर के अंदर ये एक रेफरेंस देते हैं F.E. पार्टिगर का, ठीक है, F.E. पार्गिटर का ये रेफरेंस देते हैं, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, एक ओरिएंटलिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट लोग कौन होते हैं? ब्रिटिश जमाने में ओरिएंटलिस्ट उन लोगों को कहा जाता था, ऐसे फॉरेनर्स को, ऐसे ब्रिटिश ऐसे यूरोपियन लोगों को या फिर फॉरेनर्स को, अंग्रेजों को, जो कि भारतीय कल्चर के अंदर विश्वास रखते थे, भारतीय कल्चर को स्टडी करने में इंटरेस्ट लेते थे, भारतीय फिलॉसफीज को, भारत की हिस्ट्री को, तो उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। तो ऐसे ही एक ओरिएंटलिस्ट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हुआ करते थे और कैलकाटा हाईकोर्ट में जज भी थे 1904 में। इनके द्वारा जब यहां पर मार्कंडेय पुराण का ट्रांसलेशन किया गया, क्योंकि ये ओरिएंटलिस्ट जो लोग थे ये भारत के ग्रंथ को, स्क्रिप्चर्स को, इतिहास को पढ़ते थे, स्टडी करते थे, उनको ट्रांसलेट करते थे। तो ऐसे में यहां पर मार्कंडेय पुराण का जब ट्रांसलेशन किया गया F.E. पार्गिटर के द्वारा, तो इन्होंने यहां पर बताया कि जो द्वारका सिटी है, फर्स्ट टाइम रेफरेंस यहां पर मिलता है मार्कंडेय पुराण के, जब ये ट्रांसलेशन करते हैं तब ये कहते हैं कि जो द्वारका सिटी है ये रेवाटा ठीक है, रेवाट का माउंटेन रेंज के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, रेवाट का माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलता है। और ये जो माउंटेन रेंज है ये आपको देखने को मिलेगी गिरनार हिल्स जूनागढ़ के पास देखने को मिलती है, और ये द्वारका से 200 किलोमीटर दूर बताई जाती है। तो यहां पर इनके हिसाब से जहां पर आज हम द्वारका को समझते हैं उससे 200 किलोमीटर दूर आपको पहाड़ों में एक्चुअल में द्वारका देखने को मिलती है। ये बात पहले रेफरेंस में यहां पर सामने आती है। उसके बाद यहां पर एक और रेफरेंस का, यहां पर आलोक त्रिपाठी जी ने एक और हिस्टोरियन के का रेफरेंस इस्तेमाल यहां पर किया, जो कि 1920 से रेफरेंस आता है, ठीक है। और ये कहते हैं
कि यहां पर द्वारका जो है, ये बताया गया है कि द्वारका जो है हो सकता है 1200 बीसी के आसपास की कोई सिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि द्वारका जो सिटी है वो 1200 बीसी के बाद आपको नहीं मिलती है। 1200 बीसी का मतलब कितना हो गया, लगभग 3500 साल के आसपास का जमाना। 3500 साल पहले आपको हो सकता है यहां पर मॉडर्न द्वारका यहां पर 1200 बीसी में मिलती है, यानी कि 3500 साल के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि ये माना इन्होंने कि ये जो सिटी है ये पानी के नीचे डूब चुकी है, एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से इस चीज को माना, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो हमें द्वारका देखने को मिलती है ये 1200 बीसी से ज्यादा पुरानी नहीं है, 3000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इन्होंने ये भी माना कि वो पानी के नीचे डूब चुकी है। 1920 का रेफरेंस ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो क्लियर कट बात हमें यहां नहीं मिलती है। एक रेफरेंस कहता है कि 200 किलोमीटर दूर है एक्चुअल जहां पर हम द्वारका आज मानते हैं, दूसरा कहता है कि ज्यादा पुरानी नहीं है, 3000 साल के आसपास की पुरानी है, 3 से 3500 साल के बीच में, लेकिन वो डूब चुकी है, ये भी उन्होंने माना। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें, एक और स्कॉलर का ऐसे है 1943 का, जो कि हिस्ट्री ऑफ कृष्णा यानी कि द्वारका की और भगवान कृष्ण की हिस्ट्री के ऊपर ही लिखा हुआ कुछ यहां पर बातें करता है। कहता है कि यहां पर ये जो द्वारका है ये वही द्वारका है जो ग्रंथों में महाभारत में मेंशन्ड है। तो 1943 का एक ऐसे पहली बार कहता है कि यहां पर ये द्वारका वही है जो महाभारत के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो प्रेजेंट डे द्वारका है वही है जो महाभारत में आपको देखने को मिलेगी। और सिमिलर थॉट शेयर करते हैं, सेम बात कही है एक और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जिनका नाम है एच.डी. संकालिया जी। इन्होंने 1960 में कहा जो प्रेजेंट डे द्वारका है वही एक्चुअल द्वारका है जो भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी। तो दो आर्कियोलॉजिस्ट जो आपको देखने को मिलते हैं 1943 और 1960 में, ये बात पुख्ता करते हैं कि ये जो द्वारका भी है ये वही है जो भगवान श्री कृष्ण की है और जो महाभारत में और बाकी पुराणों में जिसका जिक्र आपको मिलता है। अगर बात करें एच.डी. संकालिया जी, तो एच.डी. संकालिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पैलियोलिथिक जमाने का जो मिडिल पार्ट है उसको एस्टेब्लिश किया था, उसकी पुष्टि भारत में की थी, ठीक है। तो याद रखेंगे एच.डी. संकालिया जी को। अगर बात करें यहां पर, अभी तक हमने देखा जितने हमने सबूत जुटाने की कोशिश की ये ग्रंथों पर और स्क्रिप्चर्स पर आधारित थे, कोई एक्सकेवेशन नहीं किया गया, कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां नहीं किया गया। तो फिर इसकी डिमांड उठी, तो 1980s में जाकर यहां पर, ठीक है, यहां पर 1980s के बाद आप देखेंगे कि यहां पर 1960 के बाद से, ठीक है, 1960 के बाद से यहां पर मटेरियल एविडेंसेस जुटाने की कोशिश की गई, यानी कि एक्सकेवेशन करने की कोशिश की गई कि जमीन पर आखिर चीजें हैं तो कैसे हैं और वहां पर उनको स्टडी किया जाए। तो 1960 से यहां पर कोशिश की गई जमीन पर एक्सकेवेशन किया जाए और पहला एक्सकेवेशन 1963 में यहां पर किया गया, ठीक है। और यहां पर जब द्वारका के आसपास के एरिया में एक्सकेवेशन किया गया तो ये पाया कि ये जो एरिया है पिछले 2000 साल से यहां पर लोग रह रहे हैं, पिछले 2000 साल से यहां पर बसावट है, लेकिन इसने इस बात का समर्थन नहीं किया कि ये वही लेजेंडरी सिटी है, ये वही सिटी है जिसकी बात पुराणों में लिखी है या जिसकी बात हम बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी। तो यहां पर फिर से आपको मिक्स्ड कुछ यहां पर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, आउटकम्स देखने को मिलते हैं कि सिटी बहुत पुरानी है लेकिन वो ही सेम सिटी है, इस बात का मेंशन यहां पर नहीं किया गया। फिर 1979 के अंदर सेकंड राउंड यहां पर किया गया द्वारकाधीश टेंपल के आसपास और यहां पर इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट इस स्टडी की जारी नहीं की गई, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पर बताया गया कि इस एरिया में यहां पर 3 अर्लियर आपको 3 पहले टेंपल मिलते हैं, उसके अलावा चमकदार लाल रंग की पॉटरी भी यहां पर नजर आती है जो कि आपको यहां पर बताता है कि मिड सेकेंड मिलेनियम की यहां पर है, मिड सेकेंड मिलेनियम बीसी, यानी कि कहता है कि 2000 बीसी जो है इसके बीच के पार्ट की, यानी कि आप कह सकते हैं 1500 बीसी के आसपास की, यानी कि लगभग 3500 साल पहले के यहां पर कुछ मंदिर और पॉटरी यहां पर नजर आती है, ऐसा इस स्टडी में कहा गया। हालांकि पूरी रिपोर्ट इसकी जारी नहीं की गई। इसके बाद फिर 1980s में शुरू होता है अंडर वाटर स्टडीज, क्योंकि हम मानते हैं कि जो द्वारका है वो पानी में डूब चुकी है तो फिर अंडर वाटर स्टडीज करना बहुत जरूरी है। तो 1980s में अंडर वाटर स्टडीज यहां पर शुरू होती है और एक्सकेवेशन की गई बेट द्वारका के आसपास, ठीक है। बेट द्वारका की एक साइड आइलैंड, जो बेट द्वारका आइलैंड है, टापू है, उसकी एक साइड बताती है कि यहां पर जो आपको चीजें हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं ये 600, ठीक है, ये 6th सेंचुरी बीसी यानी कि 500 बीसी से 500 एडी तक के गैप में आपको इस पूरे टाइम के दौरान आपको यहां पर देखने को मिलता है कि साइंटिफिक एविडेंसेस, मटेरियल एविडेंसेस इस फेज के मिलते हैं। अगर बात करें तो ये कितनी पुरानी बात है, 500 बीसी का मतलब हो गया, यहां से आप
जाएंगे 2000 साल पीछे तो 2500 यहां पर हो गया, और इधर से तो 1500, 2500 से 1500 साल के बीच के मटेरियल एविडेंसेस आपको बेट द्वारका की एक साइड पर मिलते हैं, जबकि बेट द्वारका की दूसरी साइड पर जब एक्सकेवेट किया गया, ठीक है, अंडर वाटर, तो यहां पर आपको 1900 से 1300 बीसी, यानी कि एक टाइमलाइन और शिफ्ट हो गई, यहां से पहुंच गए 1900 बीसी, और यहां से, ठीक है, आप आ गए 1900 से और यहां पर आ गए 1300 बीसी तक, ठीक है, 1300 बीसी, ठीक है। तो 1900 से 1300 बीसी के बीच के मटेरियल्स आपको नजर आते हैं, ठीक है, 1300 बीसी के। तो ये जो टाइमलाइन है ये आपको देखने को मिलेगा 1900 बीसी, मतलब आज से लगभग 4000, ठीक है, और फिर यहां से 3000 साल के बीच में। तो एक साइड तो हमें बताती है 2500 और 1500 साल के बीच का कुछ मटेरियल्स मिलते हैं, दूसरी साइड बेट द्वारका की बताती है 4000 से लगभग आपको 3000 साल के बीच के मटेरियल मिलते हैं। तो एक साइड पे ज्यादा मटेरियल आपको पुराने देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर ये जो स्टडी है इसकी कोई क्लैरिटी यहां पर नजर नहीं आती है, ठीक है। हालांकि वहां पे चीजें मिली है इतनी पुरानी, 2500, 3000, 4000 साल पुरानी, लेकिन द्वारका से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड कोई यहां पर कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं निकल कर आते हैं। उसके बाद 2005 और 7 के अंदर फिर से अंडर वाटर स्टडी की गई, ठीक है, अनदर राउंड यहां पर किया गया, और इस राउंड के अंदर जब अंडर वाटर स्टडी की गई तो यह पाया गया कि कुछ आपको मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वहां पर जरूर मिले हैं समुद्र के नीचे, लेकिन ये जो मटेरियल्स हैं ये इन सितु नहीं है। इन सितु मतलब उसी जगह पर बने हो, उसी जगह पर उनको बनाया हो, ऐसे एविडेंस नहीं मिलता है। ये देखा गया कि जो भी हमें वहां पर स्ट्रक्चर या चीजें, जो भी मटेरियल एविडेंसेस मिलते हैं, वो पानी के करंट के साथ, पानी के बहाव के साथ बहकर उस एरिया में आए हैं और कई हजारों साल से वहां पर पड़े हुए हैं, सेटल्ड हो गए हैं, लेकिन ये सबूत नहीं मिलते कि वो जमीन में वहीं पर बनाए गए हों। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, अगर बनाया गया है तो जमीन में गड़ा हुआ होगा, लेकिन अगर कोई बहकर आया है तो सतह के ऊपर पड़ा हुआ होगा। तो यहां पर ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि चीजें बहकर आई हैं और वो सतह के ऊपर बैठी हुई हैं, ठीक है, और जमीन के नीचे गड़े होने के उनके सबूत नहीं मिलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कई हजारों सालों से पानी के साथ बहकर आने के बावजूद वो कई हजारों सालों से अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि बिना छेड़छाड़ के वहां पे पड़े हुए हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी यहां पर कोई उनकी स्पेसिफिक डेट निकाल पाना बड़ा मुश्किल था। तो ये सारी चीजें जो है अभी तक ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिले हैं। द्वारका जो सिटी जो डूबी हुई थी, जिसको हम मानते हैं कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने नगरी बसाई थी, तो इसके बारे में अभी तक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन खोज इसकी जारी है और यहां पर एक्सकेवेशन होने के चांसेस हैं और ये पूरी खोज अभी भी चल रही है। दोस्तों, यहां पर अगर बात करें, आप में से कोई भी दोस्त अगर कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल नहीं करना चाहता है कि पहले फाउंडेशन पर काम कर लिया जाए। यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। अगर इन कोर सब्जेक्ट में कमांड हासिल करनी है तो यहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस सब में हेल्प मिलेगी और इसकी कमांड की शुरुआत होती है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बेस माना जाता है इन कोर सब्जेक्ट का, इसीलिए एनसीईआरटी कोर्स आपके लिए सेपरेटली लॉन्च किया गया है। ये एनसीईआरटी बैच जो है आपको 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज कवर करवाता है और इसके अंदर मेरे साथ आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते वक्त प्रीलिम्स और मेंस की हिस्ट्री पर ही फोकस नहीं करते, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी में कई सारी केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स होते हैं। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन से केस स्टडीज और एग्जांपल्स को हम एसए में और एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर प्रीलिम्स और मेंस का पर्सपेक्टिव ध्यान में रखते हुए हम एसए और एथिक्स का पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रखते हैं और यहां पर कंप्लीट एक होलिस्टिक स्टडी हम करते हैं और एनसीईआरटी में जो नहीं है उसको भी पढ़ते हैं, ताकि आपके कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को जब आप पढ़ें तो वहां पर पूरा लिंक क्रिएट हो। और दोस्तों, हिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी की पढ़ते हैं 6ठी से 12वीं तक की, तो आपकी सफिशिएंट हिस्ट्री हो जाती है। आप फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, रेफरेंस बुक्स उठा सकते हैं, आपका जो मन करे। आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ना चाहें तो उसमें भी 70 से 80% आपकी हिस्ट्री कवर हो जाती है। तो यहां पर आप मेरे साथ एनसीईआरटी में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखा गया है, ताकि जितने भी लोग तैयारी करने की सोच रहे हैं और कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो पहले उनके लिए अपना फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। बहुत अफोर्डेबल कोर्स है 2999 के अंदर, और यहां पर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है या फिर जो भी दोस्त यहां पर चाहते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस रेंज में कोर्स मिल जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। कोड लगाना होगा SMK लाइव। इस प्राइस में आपको ये कोर्स अफोर्डेबल तरीके से मिल जाएगा। बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी एनसीईआरटीज कवर करवाते हैं। उसके अलावा बात करें तो 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज पर, साथ में 6 महीने एक्सटेंडेड आपको वैलिडिटी मिलती है अपने कोर्सेज की। तो यहां पर 50% डिस्काउंट में और 6 महीने वैलिड कोर्स वैलिडिटी आपको लेनी है, तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। जैसे कि यहां पर आपको बैच दिखेगा, ये बाइलिंगुअल बैच है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में यहां पर पढ़ाते हैं,
50% डिस्काउंट पर अगर ये कोर्स में एनरोल करना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव, ठीक है, और ये 15,000 में आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट। सेम उसी तरह से इंग्लिश मीडियम का बैच है, सरमद महराज सर की गाइडेंस में लॉन्च किया गया है और इसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा, साथ में यहां पर आपको कंटेंट भी इंग्लिश में मिलेगा। प्योर इंग्लिश मीडियम बैच है, कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आप इसको 50% डिस्काउंट में एनरोल यहां पर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जिसके अंदर हमने जाना कि क्या आखिर यहां पर जो हमारी मान्यता के आधार पर चीजें चली आ रही हैं उसके कोई एविडेंसेस हमें अभी मिले हैं या नहीं मिले, और खोज अभी जारी है, तो देखेंगे आखिर कब तक यहां पर चीजें प्रूव होती है, तब तक हम देखेंगे। और तब तक द्वारका जो है हमारे सबके लिए एक आस्था का विषय है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान है जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।